Good evening students, welcome to Home Science Classes by नेहा मैम। आज के इस वीडियो में हम होम साइंस विषय से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आज का यह वीडियो होम साइंस विषय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही यह 11th, 12th, 9th, 10th इत्यादि में होम साइंस विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? विच एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है पोषण या न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है खेल या प्ले, ऑप्शन सी है शिक्षा या एजुकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो देखिए, बच्चे के विकास के लिए न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, प्ले भी ज़रूरी है। बच्चा खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, साथ ही उसके लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे किस अवधि में तेजी से सीखते हैं? चिल्ड्रेन लर्न फास्ट ड्यूरिंग विच पीरियड? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था इन्फेंसी, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड। तो देखिए, किशोरावस्था तनाव और तूफानों का काल कहा गया है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो इस वजह से उसके सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है और वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन बी है इन्फेंसी या शैशवावस्था। तो इस समय तो बच्चा बेहद ही असहाय रहता है, पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर रहता है, तो अभी वो सर्वाइव करना सीख रहा होता है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में तेजी से परिवर्तन देखा जाता है, साथ ही बच्चे बहुत तीव्र गति से मेंटल डेवलपमेंट को भी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि बच्चे 95% अपनी बुद्धि का विकास 5 वर्ष की अवस्था तक कर लेते हैं, जो कि पूर्व बाल्यावस्था में ही आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था में जो विकास की गति होती है या वृद्धि की गति होती है, उनमें थोड़ा पठार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है मानसिक खेल। देखिए, यहाँ बात हो रही है सामाजिक क्षमता की, बाल विकास में सामाजिक क्षमता की। ऑप्शन ए है मानसिक खेल मेंटल गेम, ऑप्शन बी है समूह खेल या ग्रुप प्ले, ऑप्शन सी है रीडिंग या पढ़ना, ऑप्शन सी है संगीत सुनना या लिसनिंग म्यूजिक। तो देखिए, यहाँ सामाजिक क्षमता की विकास की बात हो रही है, तो मानसिक क्षमता की बात होती, मानसिक क्षमता के बारे में बात किया जाता, तो यहाँ मानसिक खेल या मेंटल गेम को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ सामाजिक की बात है, तो इस प्रकार से ग्रुप प्ले जो होता है उससे बच्चे में सामाजिक क्षमता का विकास होता है। वो साथ में मिलकर खेलना सीखता है, एक दूसरे के लिए कुछ करना सीखता है, एक दूसरे के सामने प्रतिस्पर्धा सीखता है, साथ ही खेल में बच्चों को आपस में मिल के किसी काम को करने के लिए सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गुणों का विकास होता है। ग्रुप के जो क्वालिटीज़ होती हैं, या ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ हम लोग खड़े होते हैं, एक दूसरे का कैसे सहयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें खेल में सीखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रुप प्ले या समूह खेल, अर्थात ग्रुप प्ले से बाल विकास में सामाजिक क्षमता का बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है? तो ऑप्शन ए इसमें धूम्रपान स्मोकिंग, ये भी नुकसानदेह होगा गर्भावस्था में। ऑप्शन बी है शराब या अल्कोहल, ये भी नुकसानदेह होगा। ऑप्शन सी है असंतुलित आहार अनबैलेंस्ड डाइट, तो ये भी नुकसानदेह होगा। अगर हम अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो बहुत सारे हम कुपोषण संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सबसे प्रभावी माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव
फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए है योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन। ऑप्शन बी है तेज चलना। ऑप्शन सी है अधिक सोना और ऑप्शन डी है व्यायाम। देखिए, तनाव को कम करने के लिए कभी भी योगा और ध्यान हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। तेज चलने से, अगर हम तेज चल रहे हैं और मेंटल प्रेशर है तो पता चले कि हमारी हार्ट बीट और बढ़ जाए और कोई और रिस्क हो सकता है, तो ये भी हमारे तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा योगा एंड मेडिटेशन, योग और ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या हो सकती है? देखिए, कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम का काम क्या होता है? हमारे हड्डियों का निर्माण करना तथा उनकी मजबूती को बनाए रखना। और इस प्रश्न में ऑप्शन ए दिया है एनीमिया, ये आयरन से संबंधित बीमारी है, तो ये होगा नहीं। मांसपेशीय कमजोरी, ये भी हमारा कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया है हड्डियों में कमजोरी या बोन वीकनेस, यही इसका सही आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में कमजोरी देखी जाती है। ठीक है, तो इसका 6 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए दिया इसमें आयरन। देखिए, यह हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की आपूर्ति कराता है, तो इस प्रकार से ये तो बात रक्त की हो गई, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है फोलिक एसिड, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटीन दिया है ऑप्शन सी। प्रोटीन का कार्य होता है निर्माण एवं टूट-फूट, कोशिकाओं की निर्माण एवं टूट-फूट, तो इसका ब्रेन से कोई खास कांटेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन में भी सेल्स का निर्माण होता है, लेकिन ब्रेन के सेल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो हमारी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा फोलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी फोलिक एसिड मस्तिष्क विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों को जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस? देखिए, बच्चों को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो जब हम ऑप्शन ए जो दिया है सही शिक्षा, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब उसे हम सही शिक्षा देंगे तभी वह क्या होगा? जिम्मेदार होगा, आत्मनिर्भर होगा तथा किसी भी कार्य के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। साथ ही ऑप्शन बी जो दिया है टीवी देखना, तो टीवी देखने से तो आत्मनिर्भर और जिम्मेदार हो चुका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है वीडियो गेम खेलना, इससे भी किसी प्रकार से वह जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। अकेले समय बिताने से भी वह क्या हो जाएगा? दुश्चिंता से ग्रसित हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सही शिक्षा, राइट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान महिला प्रसव पूर्व देख रेख में कितनी बार चिकित्सीय परामर्श करना चाहिए? यहाँ बात है कि प्रसव पूर्व महिला को कितनी बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, तो ऑप्शन ए दिया इसमें हर सप्ताह, एवरी वीक। देखिए, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये प्रसव पूर्व की बात कराई गई, यानी कि जब हमें डिलीवरी करानी होती है गर्भवती महिला की, तो उसके पूर्व लोग या डॉक्टर भी बोलता है कि आप हर सप्ताह आके जांच कराते रहिएगा, और प्रथम तिमाही में एक बार, तो ये तो प्रथम तिमाही की बात है, यानी कि जब भी उसे गर्भधारण की कुछ आशंका लगी हो तो प्रथम तिमाही उसी बीच बीतने वाला समय होता है, कि फर्स्ट माह से लेके तीसरे माह तक, तो उसमें तो एक बार जाती है। लेकिन यहाँ बात है कि प्रसव पूर्व, यानी कि जब बच्चा पैदा होना होता है उससे पहले, तो उससे पहले प्रायः हर सप्ताह जाके जांच लोग करवाते हैं, और डॉक्टर भी ऐसा उसे बोलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एवरी वीक, हर सप्ताह। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखभाल के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, यहाँ बात है कि जन्म के बाद माँ और बच्चे के लिए सबसे क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। व्हाट टाइम इज कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द केयर ऑफ मदर एंड बेबी आफ्टर चाइल्ड बर्थ?
तो देखिए जो पहले 24 घंटे होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रथम 24 घंटे बेहद क्रिटिकल टाइम माना जाता है और इसीलिए बच्चे जब भी हॉस्पिटल में होते हैं तो उन्हें मिनिमम 1 डे अर्थात 24 घंटे उन्हें एडमिट रखा जाता है। ठीक है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसे 1 डे वहाँ पे हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ज़रूरी है? विच न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ? इसमें ऑप्शन ए दिया है विटामिन डी। यहाँ बात है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? देखिए जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो माँ के शरीर से बहुत सारे सेल्स का टूट फूट हुआ है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनका मतलब रिकवर करना है, उनका पुनः निर्माण करना है। तो विटामिन डी से तो हमारे बोन्स के लिए होता है ना, तो ये नहीं होगा। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के लिए या हमारे रक्त में संबंधित है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोशिकाओं में टूट फूट होती है प्रसव के टाइम, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हुआ या विटामिन डी हुआ तो ये तो हड्डियों से संबंधित है, इसका ध्यान हमें गर्भावस्था के दौरान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का निम्न में से किसकी निगरानी की जानी चाहिए? ठीक है, तो बच्चे का जब जन्म हो गया हो तो माँ के हार्ट रेट को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका हृदय गति सही चल रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए दिया है हृदय गति हार्ट रेट। ऑप्शन बी दिया है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, अर्थात प्रसव के बाद जो रक्तस्राव हो रहा है वो उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं या डॉक्टर्स ध्यान देते हैं। ऑप्शन सी दिया है गर्भाशय संकुचन, इसे भी ध्यान देते हैं डॉक्टर्स। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? ठीक है, तो ये है सामान्य प्रसव। ठीक है, इसमें माँ का ऑपरेशन नॉर्मल हुआ रहता है, मतलब ऑपरेशन नहीं होता है, डिलीवरी नॉर्मल हुई रहती है, इस वजह से माँ भी थोड़ी सी हेल्दी रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 24 घंटे बाद, ये नहीं होगा। अगर बच्चा स्वस्थ पैदा हो गया है, माँ स्वस्थ है, तो जन्म के पहले घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध दे देना चाहिए, क्योंकि जन्म के प्रथम 7 से 6 आवर्स में माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरपूर पाई जाती है पहले दूध में। इस वजह से बच्चे को जन्म के पहले घंटे में ही माँ का स्तनपान करा देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के पहले घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नवजात शिशु की नियमित देखभाल में किसकी जांच की जानी चाहिए? तो यहाँ बात हो रही है नियमित देखभाल में। ठीक, नियमित देखभाल में तो इसमें बच्चे का हम वजन भी देखते हैं, यानी कि वेट भी देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर, इसे भी जांच करते हैं। और ऑप्शन सी दिया है टेम्परेचर या तापमान, तो इसकी भी जांच होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ की निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए? ठीक है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के ब्लड प्रेशर की भी जांच होती है, उसके पल्स रेट भी देखे जाते हैं, उसका टेम्परेचर भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नवजात शिशु के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? What should be done to maintain the proper temperature for a newborn? ऑप्शन ए है कमरे का तापमान सही रखना चाहिए। सही बात है कि कमरे का तापमान ऐसा हो जो कि बहुत ठंडा ना हो। ठंडी के दिनों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चा जब पेट में रहता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा रहता है, और जब बच्चा पेट से बाहर आता है, बेबी बम्प से बाहर आता है, तो फिर उस समय उसका टेम्परेचर तुरंत चेंज होता है। तो इस प्रकार उस समय जो हमारे कमरे का, जिस कमरे में बेबी है, उस कमरे का टेम्परेचर ऐसा रहना चाहिए ताकि उसे बहुत ठंडा ना लगे, नॉर्मल भी ठंडा ना लगे। उसे हम इसीलिए गर्म कपड़ों में ही लपेट के रखते हैं। ठीक है, तो कमरे का तापमान सही रखना चाहिए, उचित कपड़े पहनाना चाहिए, और सोने के लिए उचित बिस्तर, यानी कि उसके लिए जो उचित हो वैसा बिस्तर होना चाहिए।
इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट विच डिजीज? ऑप्शन ए है पोलियो, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, तो यही इसका राइट आंसर है। बीसीजी का टीका क्षय रोग से हमें बचाता है, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। और ऑप्शन बी सी जो दिया है मीजल्स या खसरा, तो इसके लिए हमें एमएमआर का टीका लगता है। और ऑप्शन डी दिया है टाइफाइड, तो इसके लिए टाइफाइड के टीके आते हैं अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की पहली खुराक नवजात शिशु को कब दी जाती है? तो देखिए नवजात शिशु को ओपीवी की पहली खुराक ऑप्शन ए में दिया है जन्म के तुरंत बाद, तो उसे हम जन्म के पहले घंटे में दे देते हैं, तो यही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी दिया है 6 महीने की आयु में, ऑप्शन ए दिया है 1 वर्ष की आयु में, और ऑप्शन डी दिया है 2 महीने की आयु में। तो देखिए उसे 48 घंटों में हमें ओपीवी की खुराक दे देनी चाहिए, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन टू ए न्यू बर्न एट बर्थ? तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है बीसीजी, ये तो जन्म के 48 घंटे में या जन्म के तुरंत बाद देते हैं, तो ये तो होगा ही। ऑप्शन बी दिया है हेपेटाइटिस बी, तो आजकल इसे भी जन्म के 48 घंटों में दे दिया जाता है। खसरे का टीका बच्चा जब 9 माह का हो जाता है तब दिया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि जो टीका बच्चे को जन्म के समय नहीं दिया जाता है, तो यही होगा, क्योंकि ओरल पोलियो की वैक्सीन भी तुरंत दी जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 टीकाकरण से मिल सकता है? इम्यूनाइजेशन कैन गिव, ऑप्शन ए है सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी, तो ये दोनों ही हमें टीकाकरण से प्राप्त होता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा संवेग बच्चे में जन्म से नहीं होता है? विच इमोशन इज नॉट प्रेजेंट इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ? ऑप्शन ए है, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे में 3 ही संवेग रहते हैं, एक होता है लव, दूसरा एंगर और तीसरा होता है फियर। 3 संवेग के साथ बच्चे का जन्म होता है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है प्यार या लव, ऑप्शन बी दिया है फियर या डर या भय, ऑप्शन सी जो दिया है एंगर या क्रोध, तो ये तीनों संवेग तो लेके बच्चा पैदा ही होता है। तो ऑप्शन डी जो नापसंद डिसलाइक दिया है, ये संवेग बच्चे में जन्म के समय नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नापसंद या डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नापसंद या डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 22 किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? विच एज ग्रुप डज नॉट रिक्वायर्ड मील प्लानिंग? देखिए मील प्लानिंग की बात हो रही है, मतलब एक प्लान शेड्यूल होता है, जैसे हम किशोरों का भी शेड्यूल होता है कि हम सुबह नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल के लिए जाएंगे तो लंच लेके जाएंगे, फिर स्कूल से आएंगे तो ब्रेकफास्ट या कुछ लंच लेंगे, और शाम के टाइम कुछ स्नैक्स लेंगे, रात में डिनर करेंगे। लेकिन क्या होता है जब बच्चा नवजात शिशु रहता है तो जब वह उसे हर 2 घंटे पे भूख लग जाती है, या उसे कभी हर 3 घंटे पे भी लग सकती है, ठीक है, या कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है तो उसे हर घंटे ही भूख लग जाए, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो उसका आकार भी थोड़ा छोटा रहता है, इस वजह से उसे चीज़ें जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाती है, और उसे खाने में भी क्या करना है, शीघ्रता पच जाने वाली कार्बोज पर ही आधारित, तो मिल्क है तो कार्बोहाइड्रेट पर ही आधारित होता है, तो वो तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मील प्लानिंग का कोई प्लानिंग नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी का कोई मील प्लानिंग नहीं होता, क्योंकि चिल्ड्रन का होता ही है, एडल्ट या वयस्क का होता है, और वृद्ध व्यक्ति का भी एक मील प्लानिंग करके रखा जाता है ताकि उन्हें मतलब किसी तरह की परेशानी से ना गुजरना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है टाइफाइड, ये भी जल जनित रोग है, ऑप्शन बी दिया है हैजा, ये भी जल जनित रोग है, ऑप्शन सी दिया है हेपेटाइटिस ए,
ये भी जल जनित रोग है। और ऑप्शन डी दिया है अस्थमा, ये जल जनित रोग नहीं है, ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है, ठीक है, तो ये जल जनित रोग नहीं है। तो इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान से माताओं के लिए लाभकारी हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स, ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि माताएं अगर बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उससे माताओं को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है वजन का कम होना, वेट लॉस, ये भी होता है अगर माताएं बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उससे उनका वेट लॉस भी होता है। ऑप्शन बी समय और ऊर्जा की बचत होती है, सही है, क्योंकि बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो उसे दूध की तैयारी नहीं करनी पड़ती है कि बॉटल धुलना है, दूध घोलना है, पानी गरमाना है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। साथ ही ऑप्शन सी दिया है बीमारी का खतरा कम होना, तो बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो उससे बच्चे सभी विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचे रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। केवल स्तनपान की अवधि है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू, अर्थात इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्तनपान कब तक कराना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष तक, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 1 वर्ष तक, ये भी नहीं होगा। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग की सही और मतलब उचित अवधि होती है कि उसे बच्चे को 6 माह तक ही ब्रेस्ट फीडिंग पर रखा जाए, बाकी उसे 6 माह के बाद अनुपूरक आहार देते रहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 माह तक, 6 मंथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार नहीं है? ऑप्शन ए है डायरिया, देखिए ये तो पाचन तंत्र का ही विकार है या पाचन तंत्र संबंधी ही बीमारी है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है हृदय में जलन, हार्ट बर्न, तो देखिए जब अगर हमारे पेट में अपच की समस्या होती है तो हमारे सीने में भी जलन देखा जाता है, ठीक है, तो ये भी पाचन तंत्र संबंधी ही विकार है, तो ये भी सही नहीं होगा। उल्टी वोमिट भी हमें तभी होता है जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम ना किए हों या हमारा भोजन डाइजेस्ट ना हुआ हो। तो ऑप्शन डी दिया है बुखार, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि यही पाचन तंत्र से संबंधित विकार या बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको कुपोषण का खतरा है? देखिए कुपोषण का खतरा किसे होता है कि कुपोषण का खतरा तो सभी को हो सकता है, अगर सभी बैलेंस डाइट नहीं लेंगे अगर, तो सभी को कुपोषण हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है बुजुर्गों को भी कुपोषण हो सकता है। ऑप्शन बी दिया है किशोर एडोलसेंस, इनको भी कुपोषण हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, इन्हें भी कुपोषण हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 है नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया है असहाय और अबोध, हेल्पलेस एंड इनोसेंट, देखिए यही इसका सही आंसर होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है, असहाय रहता है और इनोसेंट होता है, बहुत क्यूट सा रहता है, इनोसेंट सा रहता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहाय और अबोध, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी दिया है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान तो होते नहीं हैं। ऑप्शन सी शरारती, ऐसा कुछ नहीं है कि वो शरारती होते हैं, वो ऐसे ही लोग कह देते हैं, और या फिर उसके एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि वो शरारत कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं कि वो शरारती होता है। और ऑप्शन डी दिया है चतुर, तो ये भी नहीं होता, वो कोई चतुराई भी नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए असहाय और अबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है नेचुरल इम्यूनिटी कम्स बाई, देखिए नेचुरल है तो हमें ये बाई बर्थ या जन्म से ही प्राप्त होगी, तो यही होगा जन्मजात, अर्थात ऑप्शन ए जो दिया है जन्मजात या बर्थ, तो यही इसका सही आंसर होगा। और दवा और टीके द्वारा तो हम इसे नेचुरल नहीं इसे कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे कि हम अगर क्लिनिकली या मेडिकल से प्राप्त या टीकाकरण से प्राप्त ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टेक प्लेस इन अर्ली चाइल्डहुड, देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है शारीरिक विकास, ये भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, और सामाजिक विकास भी होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन सी दिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, ये भी होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है और भाषागत विकास भी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो सभी होम साइंस विषय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।